पंजाब में धर्म परिवर्तन को लेकर जारी बहस के बीच आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय आया। कोर्ट ने साफ कर दिया, धर्म बदलने पर अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई। आखिर क्या है आस्था, अधिकार और कानून के बीच फंसे इस मुद्दे का पूरा सच, देखिए। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है, जिसने बहस को और तेज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसका अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा खत्म हो जाएगा। साथ ही ऐसे लोग SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का दर्जा संविधान के तहत केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति की सामाजिक और कानूनी पहचान बदल दी जाती है। कोर्ट ने अपने इस फैसले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले दिए गए निर्णय को भी सही ठहराया है। तो SC/ST का जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में है वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 1950 का, उसके डेफिनेशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो SC/ST है या नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आपको देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है उसका इंटरप्रिटेशन हमारे 2-3 जजमेंट से, और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सूसाई के केस में आया था, उसने इसको इंटरप्रेट करा है कि ये जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ये क्या प्रोवाइड करता है। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो व्यक्ति कन्वर्टेड है वो व्यक्ति इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ही विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एन SC/ST अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। आज के जजमेंट ने यही कहा है कि SC/ST एक्ट उन्हीं लोगों को अप्लाई करेगा जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, और ना कि कोई व्यक्ति जो कन्वर्टेड। इस फैसले के बाद पंजाब में बहस और तेज हो गई है। पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के नेताओं का कहना है कि ये फैसला भेदभावपूर्ण है और इसे सभी धर्मों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो अब जो इन्होंने फैसला दिया है कि धर्म परिवर्तन के ऊपर ये बात की गई है, अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन के ऊपर इसका डिसीजन दिया है, अगर कोई आदमी हिंदू धर्म से सिख में जाता है तो उसकी रिजर्वेशन भी खत्म होनी चाहिए। अगर वो बौद्धि बनता है, जैनी बनता है, पारसी बनता है, उसकी रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। यह डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि सिर्फ वो क्रिश्चियन बने और मुसलमान बने तो तभी उसकी रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर भी ध्यान करना चाहिए कि जहाँ तो वो ये बोले कि जाति भी बदली होती है तो फिर ठीक है। तो इसलिए हमें तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहेंगे कि इसके ऊपर वो दोबारा विचार करे, गौर करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में बीते कुछ सालों में बड़े पैमानों पर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं, खासकर तरनतारन और अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों ने धर्म बदला है। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 15 साल पहले हुई जनगणना में पंजाब में सिख आबादी लगभग 57% थी, हिंदू 38.5%, वहीं क्रिश्चियन समुदाय 1.5% से कम था। अब ईसाई धर्म को मानने वाले 15% से ऊपर जा चुके हैं। तो पक्षपात, कोई पक्षपात नहीं इसमें। जो उनका जो क्रिश्चियनिटी उसमें जो सभी बराबर कहते हैं वो, लेकिन वहां तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं ना, इसलिए उन पे एप्लीकेबल नहीं होता ये कानून। ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ सनातन धर्म के लोगों में। 14 मार्च को मोगा में बीजेपी के द्वारा आयोजित बदलाव रैली में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंजाब में तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई थी और सरकार बनने पर सख्त धर्मांतरण कानून बनाने का ऐलान किया था। सारे हिंदुओं को, सारे सिख भाइयों बहनों को कि आप एक बार भाजपा सरकार बना दो, हम पहला बिल पंजाब में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध डालने का लेकर आएंगे। ये कांग्रेस और आप पार्टी को मालूम नहीं है, वोट बैंक की लालच में धर्म परिवर्तन को फैसिलिटेट करते हैं। उनको मालूम नहीं है नवे गुरु श्री तेग बहादुर साहब ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अपना सर कटाया था। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। एक तरफ लोग इसे अपनी आस्था और अधिकार का मामला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जबरन लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप भी लगातार उठते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कानूनी स्थिति तो साफ कर दी है, लेकिन पंजाब में धर्म परिवर्तन को लेकर चल रही बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। जालंधर से गौरव बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो।
अमृतसर सुसाइड केस में आज वो तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर दिया। वेयर हाउस डीएम गगनदीप सिंह रंधावा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई, लेकिन उनकी मौत से उठे सवाल अब और गहरे हो गए। एक तरफ पूर्व मंत्री भुल्लर की गिरफ्तारी को लेकर दावे पलटवार हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मान सीबीआई जांच की मांग पर सख्त रुख दिखा रहे हैं। आखिर क्या है इस केस की पूरी सच्चाई और क्यों ये मामला अब सिस्टम बनाम सरकार की कड़ी परीक्षा बन चुका है, देखिए। अमृतसर सुसाइड केस में चौथे दिन जब वेयर हाउस का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, तो हर किसी की आंखें नम थी, परिवार वाले हों या फिर दोस्त और रिश्तेदार। हर कोई रंधावा को नम आंखों से आखिरी बार देख रहा था, मानो अब किसी भी चमत्कार की उम्मीद हो। अंतिम रस्म निभाने से पहले रंधावा को लाल रंग की पगड़ी पहनाई गई और फिर अमृतसर में प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर के पास स्थित शमशान घाट में ले जाया गया, जहां परिजनों और सियासी हस्तियों की मौजूदगी में 10 साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, पिटाई हुई, चोटें उसको लगाई गई, वेपन्स से असॉल्ट किया गया। अगर ये बचाना चाहता भगवंत मान, अगर ये तब एक्शन लेता भुल्लर पर, तो आज रंधावा साहब बचे होते। तो इसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और हमें इस बात के भी संकेत मिले हैं, ये जितने एफसीआई के टेंडर्स वेयर हाउस ने अलॉटमेंट किए हैं, इसमें भी बहुत हद तक कई किस्म की हेराफेरी हुई। पंचतत्व में विलीन होने से पहले सुसाइड के चौथे दिन रंधावा के शव का पोस्टमार्टम किया गया। करीब 4.5 घंटे चली इस प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरा किया गया और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਆਪਾਂ। गगनदीप रंधावा भले इस दुनिया में नहीं है, पर रंधावा के सुसाइड से शुरू हुई सियासत और इंसाफ की लड़ाई अब पंजाब में मान सरकार के लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान आरोपी पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भुल्लर इसे सरेंडर बता रहे हैं। और यही टकराव पार्टी के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान की ओर इशारा कर रहा है। जहाँ तक देर की बात है, देखिए मुझे लगता है पंजाब के इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी सरकार ने अपने मंत्री को बिहाइंड द बार भी भेजा है, अरेस्ट भी किया है, पर्चा भी दर्ज किया। जो एफआईआर परिवार ने दिखाई उसके आधार पर पर्चा हुआ है। तो भगवंत मान की सरकार ने तो कोई लिहाज नहीं किया और मुझे लगता है आने वाले समय में भी जो एविडेंस होगा ट्रांसपेरेंसी से और कानून के हिसाब से उनको सज़ा भी मिलेगी और बिल्कुल हम बचाएंगे नहीं। कोई संतरी हो, मंत्री हो, कोई बड़ा हो, छोटा हो, पंजाब की सरकार किसी को बचाएगी। अब सवाल ये है कि अगर सरकार इतनी निष्पक्ष है और दोषी को सजा दिलाना चाहती है, तो सवाल उठता है कि सीएम भगवंत मान रंधावा केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने वाली खबरों से नाराज है। मिनिस्टर दा रिजाइन हो गया, मिनिस्टर नूं फड़ लिया, जांच दे आदेश चीफ सैकटरी लैवल की कमेटी ने देते, जो भी अगे जांच होगा उस हिसाब नाल कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मैं कल ट्वीट भी किया सी, मंत्री या संतरी कानून एको ही है, असी किसी की पुष्ट बनाई नहीं करते, किसी को बचाने की कोशिश नहीं करते। मेरे लिए पंजाब सारा एक परिवार है। जब सारा पंजाब एक परिवार है तो किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई से जुड़ा सवाल पूछने पर सीएम भगवंत मान को इतिहास भूगोल क्यों याद आ गया। सूत्र बताते हैं कि अगर रंधावा सुसाइड केस सीबीआई को जाता है, तो फिर अगले साल होने वाले चुनाव तक ये मुद्दा सरकार और आपके गले की फांस बन सकता है। यही वजह है कि सीएम भगवंत मान नहीं चाहते हैं कि इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। एडीजीपी मरिया सीगा जी हरियाणे का चंडीगढ़ ची, ओदी किहड़ी सीबीआई ने जांच दी है जी। ओदा जिहड़ा सिर्फ बदली करके डीजीपी की सारता। एक बंदा प्रैस दे मूहरे पटियाले बस स्टैंड के सामने पुल के थले अपने आप को अग ला के मीडिया सामने मर गया सी, कैप्टन अमरिंदर का ते भारतेंद्र चहल का नाम लैके। ओदी किहड़ी सीबीआई तो जांच कराई सी जी, ते किहने इस्तीफा दिता सी। ते एक जिहड़ा किरणजीत कौर बहुत बड़ा एक कांड होया सीगा महल कलां, अज तक ओदी याद मनाई जाती है। ओदे दोषियों को कदों सजा मिली जी, कौन सीगे वो ते किहने
ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ नहीं, ਅਸੀਂ कोई एहसान नहीं ਕੀਤਾ ਇਹ। बहरहाल सीएम भगवंत मान ने सीबीआई जांच के नाम पर पूछे गए सवाल के जवाब में सभी बड़े नेताओं के नाम तो गिना दिए, पर इससे इतर एक सच ये भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप में जिन मंत्रियों और विधायकों पर कार्रवाई हुई है, उन्हें अब तक पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है। फिर चाहे वो विजय सिंगला हो, रमन अरोड़ा हो, या फिर फौजा सिंह फरारी हो, या फिर अमित रतन कोटफत्ता हो। इस दुख की घड़ी च उन्होंने भरोसा दिवाने वास्ते भी वो कल्ले नहीं, सारे साडे पार्टी के ने सारे उन्होंने नाल खड़े, पूरा पंजाब उन्होंने नाल खड़ा है। जे उन्होंने बच्चों दा बेटियां दा दर्द समझते हो और इंडिपेंडेंट प्रोब चाहते हो कि काइंडली साइन ऑन द डॉटेड लाइन्स, जो परिवार की डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी होवे, क्योंकि सरकार ने कदे भी भगवंत मान की सरकार ने जिवें सिंगले नूं क्लीन चिट दित्ती सी, उस तरह लालजीत भुल्लर की क्लीन चिट तैयार है। कुल मिलाकर रंधावा सुसाइड केस ने सरकार की साख पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है, और अब यह मामला सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि सिस्टम, सियासत और जवाबदेही तीनों की परीक्षा बन चुका है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वेयरहाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा सुसाइड केस में गिरफ्तार पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां भुल्लर को 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेजने का निर्णय हुआ। हालांकि पुलिस की तरफ से इस केस में 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, अदालत ने 5 दिन की दी। इस तस्वीर को गौर से देखिए। कोर्ट से निकलने के बाद भुल्लर किस तरह से हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम आपको बता दें कि भुल्लर को मंडी गोविंदगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। वेयरहाउस डीएम गगनदीप सिंह रंधावा केस के बाद मंत्री पद से हटाए गए भुल्लर के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को दी गई। जेल का प्रभार डॉक्टर नवजोत सिंह को दिया गया। इससे पहले डॉक्टर नवजोत के पास केवल एनआरआई था। आपको बता दें, मान की कैबिनेट में चीमा के अलावा भुल्लर ही ऐसे मंत्री थे जिनका विभाग कभी नहीं बदला, और ट्रांसपोर्ट विभाग सरकार बनने के समय से ही उनके पास था। खबर वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध की पश्चिम एशिया की स्थिति पर पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में बयान दिया। कहा, पश्चिम एशिया संकट में भारत की स्थिति चिंताजनक है। व्यापार के रास्ते प्रभावित हैं। गैस, तेल जैसे ज़रूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हमारे जहाज़ भारतीय क्रू फंसे हैं। पीएम ने चेताया, इस युद्ध के प्रभाव से लंबे समय तक हम प्रभावित रहेंगे, जिसकी आशंका है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 24 मार्च 2020 वो तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया और देश की 140 करोड़ की आबादी प्रतिबंधों के दायरे में आ गई। 6 साल बाद देश में कोरोना जैसा लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन पीएम मोदी ने देश को कोरोना जैसी तैयारी करने के लिए खबरदार किया, सवाल किया। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। कोविड के दौरान भी सप्लाई चेन में संकट पैदा हुआ था, तो ईरान युद्ध ने ऊर्जा का बड़ा संकट पैदा कर दिया है, जिससे किचन से लेकर इंडस्ट्री तक सब प्रभावित हो रहे हैं। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर
जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। ईरान युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। साथ ही आशंका जताई है कि रुपए में गिरावट को देखते हुए पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की जा सकती है। बैंक ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि साल 2026 में भारत की इकोनॉमी 5.9% की रफ्तार से बढ़ सकती है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले इसके 7% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया गया था। रेपो रेट बढ़ने से सभी तरह के लोन महंगे हो जाते हैं। इससे पहले बैंक ने 13 मार्च को जारी अनुमान में कहा था कि भारत की इकोनॉमी इस साल 6.5% की रफ्तार से बढ़ सकती है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल आयात करता है। इसकी कीमत बढ़ने से भारत का एनर्जी बिल बढ़ जाएगा। साथ ही इससे महंगाई और राजकोषीय घाटा बढ़ने का भी जोखिम है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। गोल्डमैन का अनुमान है कि हॉर्मुज की खाड़ी से तेल और गैस की सप्लाई में बाधा अगले महीने के मध्य तक बनी रह सकती है। इसके बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में 30 दिन लगेंगे। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। मूडीज एनालिटिक्स ने चेतावनी दी है कि जीडीपी में करीब 4% तक की गिरावट आ सकती है। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक 4% गिर चुका है। तेल आयात बिल बढ़ने से भारत का चालू खाते का घाटा इस साल बढ़कर जीडीपी का 2% तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल जीडीपी का 1.3% था। इसलिए भारत से दूर लड़ी जा रही इस जंग ने इकोनॉमी को चुपके से बड़ी चोट पहुंचाई है। आज तक ब्यूरो। वेस्ट एशिया युद्ध को लेकर चंडीगढ़ में विभिन्न संगठनों, छात्रों, आम नागरिकों ने युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए मौजूदा स्थिति में दुनिया को एक बड़े संकट की ओर धकेलने वाला बताया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा, सैन्य कार्रवाई या युद्ध का सबसे अधिक असर आम जनता पर होता है, इसलिए इसे तुरंत रुकना चाहिए। भारत सरकार से अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति संतुलन की भूमिका निभाए। युद्ध लगातार फैल रहा है, उसका भय बढ़ रहा है और जिस किस्म से ट्रंप ने ये ओपन कॉल दे दिया है कि 48 घंटे का चुनौती दे दी है ईरान को कि अगर तुम हार्मुज को नहीं खोलते, तेल वहां से जाना हार्मुज से नहीं छूटता, तो हम आपके जो पावर प्लांट्स है उस पर हमला करेंगे। उनके 130 से ज्यादा पावर प्लांट हैं। आप देखो कि कितनी डिस्ट्रक्शन होगी। पहले ही 2000 तक लोग ईरान में मर चुके हैं और कोई भी मरता है, वो अमेरिका का हो, ईरान का हो, वेस्ट एशिया का हो, मिडिल ईस्ट का हो, तो हमारे ही भाई है। मैं तो उनको ऐसा नहीं समझता कि कौन अच्छा कौन बुरा। हम ये चाहते हैं कि ये लड़ाई गलत हुई है, लड़ाई की जरूरत नहीं थी, नाजायज हुई है। दुनिया का कोई कानून वहां हमला करने के लिए नहीं कह रहा। फरीदकोट के कोटकपुरा में दर्दनाक घटना हुई, जहां 2 सगे भाइयों ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इनकी पहचान जसकरण सिंह, जोराज सिंह के रूप में हुई। बताया गया दोनों भाई बहुत करीब थे, खेती का काम करते थे। परिवार के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, इसलिए वो ठेके पर ज़मीन लेकर खेती करते थे। गांव वालों के अनुसार दोनों भाइयों पर 25 लाख रुपए का कर्ज था। कर्ज के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने सरकार से मांग की है कि कर्ज माफ़ किया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। परिवार की माली हालत बेहद ख़राब है। मृतक के बच्चे बहुत छोटे हैं। ਉੱਥੇ 2 ਆਦਮੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰੀਨੌ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹਰੀਨੌ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਜੀ?
ਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਕੇ ਭਰਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੁਲਾਏ ਆ ਸਰ, ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।